हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं 1853 का चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषताएं हम देखने वाले। तो इसमें क्या क्या देखने वाले, तो विधायी और प्रतिनिधित्व में बदलाव किस तरह हो गया था और प्रशासनिक और कंपनी शासन में सुधार किस तरह हो गया था। इसको माना जाता है भारतीय संविधान विकास में एक मील का पत्थर 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या है देखने वाले, विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण किस तरह हो गया, भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई है, क्यों की गई, ये सब देखने वाले। पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई है, क्यों की गई, ये सब जानने वाले। इसके बाद सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की कंपनी शासन का अनिश्चितकालीन विस्तार हो गया और मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में क्यों की गई, ये सब हम जानने वाले। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। चलिए आज बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा मोड़ था, एक ऐसा गेम चेंजर जिसने आने वाले कल की पूरी कहानी लिख दी। देखिए, ये एक्ट कोई रातों रात नहीं आ गया था। ये तो पिछले 60 सालों से चले आ रहे कानूनों की एक लंबी कहानी का, कह सकते हैं कि आखिरी और सबसे अहम चैप्टर था। इसी ने भारत में ब्रिटिश राज की दिशा पूरी तरह से बदल दी। तो इस पूरे एक्ट को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 जरूरी हिस्सों में तोड़कर देखेंगे, एक एक करके। तो सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव से शुरू करते हैं, जो था सरकार के काम करने के तरीके में। पहली बार, जी हाँ, पहली बार सरकार के कामों को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया। मतलब पहले क्या होता था कि एक ही टीम थी जो कानून बनाती भी थी और उसे लागू भी करती थी। लेकिन इस एक्ट ने खेल के नियम ही बदल दिए। अब कानून बनाने को एक स्पेशल काम माना गया, जिसके लिए एक अलग बॉडी बनाई गई, अलग लोग रखे गए और एक अलग प्रोसेस तय किया गया। और इरादा एकदम साफ था। ये जो नई इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी ना, इसे एक मिनी पार्लियामेंट की तरह डिजाइन किया गया था, जिसका काम करने का तरीका बिल्कुल ब्रिटिश संसद जैसा होना था। तो अब सवाल ये था कि इस मिनी पार्लियामेंट को चलाएगा कौन। इसके लिए 6 नए सदस्य लाए गए, जिनका एक ही काम था, कानून बनाना। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक बात हुई। पहली बार केंद्र सरकार में स्थानीय लोगों को आवाज मिली। इन 6 में से 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की लोकल सरकारों से आने थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी, एक क्रांतिकारी पहल थी। अच्छा, तो सरकार का ढांचा तो बदल गया, लेकिन इसे चलाने वाले लोग, वो कहां से आने थे? यहीं पर आता है इस एक्ट का दूसरा बड़ा सुधार, जिसने सिविल सर्विस का पूरा चेहरा ही बदल दिया। ये सच में एक क्रांति जैसा था। पुरानी जो सिफारिश वाली व्यवस्था थी ना, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और इसकी जगह लाया गया एक ओपन कंपटीशन वाला सिस्टम। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने पहली बार भारतीयों के लिए भी प्रशासन के दरवाजे खोल दिए। अब काबिलियत के दम पर कोई भी इस सर्विस का हिस्सा बन सकता था। अब इस एक्ट में सिर्फ सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात नहीं थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भविष्य को लेकर भी एक बहुत बड़ा छिपा हुआ इशारा था। देखिए, इससे पहले जितने भी एक्ट आए, वो हर 20 साल के लिए कंपनी के राज को बढ़ा देते थे। एक तरह से लाइसेंस रिन्यू हो जाता था। पर इस बार कुछ बहुत अलग था। इस एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि कंपनी का राज अगले 20 साल या 10 साल या 5 साल तक चलेगा। और ये जो चुप्पी थी ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान थी। तो फिर कंपनी की हैसियत क्या थी? इस एक्ट ने वो भी साफ कर दिया। कंपनी अब भारत की मालिक नहीं थी, बल्कि कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से सिर्फ एक ट्रस्टी थी, एक मैनेजर थी, जो उनके लिए भारत का कामकाज देख रही थी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से नोटिस पीरियड पर थी। ब्रिटिश संसद जब चाहे तब कंपनी के शासन को खत्म कर सकती थी। कंपनी का टाइम अब पूरा हो चुका था। तो हमने सारे बदलाव देख लिए, पर सवाल यह है कि इन सब का आखिर मतलब क्या निकला? इस एक्ट ने भारत के भविष्य पर अपनी क्या छाप छोड़ी? चलिए अब इसे समझते हैं। अगर हम देखें तो ये एक्ट सिर्फ कुछ नियमों का दस्तावेज नहीं था। इसने तो आने वाले भारत की नींव रख दी थी। शक्तियों का बंटवारा, संसदीय सिस्टम की शुरुआत, मेरिट के आधार पर भर्ती और हाँ, पहली बार स्थानीय लोगों को सरकार में जगह देना, इन सब ने मिलकर उस रास्ते को तैयार किया जिस पर चलकर सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास जाने वाली थी। तो फिर सवाल यही उठता है
कि क्या यह एक्ट वाकई कंपनी राज के अंत की शुरुआत था और क्या यहीं से आधुनिक भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का सफर शुरू हुआ। खैर, एक बात तो तय है, ये एक्ट सिर्फ चार्टर एक्ट की सीरीज का अंत नहीं था, बल्कि ये एक पूरी तरह से नए दौर के आगाज का ऐलान था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो तो हमने देखा, अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी देखेंगे और उसके बाद उस पर आए हुए एमसीक्यूज लेंगे। 1853 का चार्टर एक्ट, विधायी और प्रतिनिधित्व में बदलाव किया गया है। विधायी और कार्यकारी कार्यों का क्या होगा, पृथक्करण। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों का क्या कहलाए, अलग किया गया है। यह हमने देखा है। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की भी स्थापना की गई है। एक नई विधान परिषद बनाई गई जिसने एक छोटी संसद के रूप में क्या किया है, तो काम किया है, हमने देखा है। पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई है। देखो, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, आगरा की प्रांतीय सरकारों के द्वारा सदस्य नियुक्त किए गए, ये हमने देखा। प्रशासनिक और कंपनी शासन में सुधार किस तरह किया, सिविल सेवकों के लिए क्या क्या है, खुली प्रतियोगिता की है। सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया और भर्ती के लिए खुली प्रतिस्पर्धा भी शुरू की गई। अनिश्चित अवधि के में बनाए कंपनी शासन का अनिश्चितकालीन विस्तार बढ़ा दिया गया। कंपनी को शासन जारी रखने की अनुमति दी गई, लेकिन किसी निश्चित अवधि के बिना ही दी गई थी। भारतीय सिविल सेवा पर एक समिति बैठक, मैकॉले समिति की नियुक्ति 1854। भारतीय सिविल सेवा पर एक समिति नियुक्त गई है, ये हमने सब देखा है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते और उस पर आए हुए एमसीक्यू लेंगे। तो 1853 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के किस अधिकार को समाप्त किया, ए प्रशासनिक अधिकार, बी न्यायिक अधिकार, सी व्यापारिक अधिकार या डी कर लगाने का अधिकार। दोस्तों, आपको वीडियो पॉज करना है और उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर थिंकिंग करना है और बाद में ही पहले दिमाग में आंसर सोचना है और बाद में आगे देखना है वीडियो आपको। तो इसका आंसर है सी, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह क्या हो गए, समाप्त हो गए। इस एक्ट ने किस प्रमुख संस्था में सुधार किया, ए गवर्नर जनरल की परिषद, बी सुप्रीम कोर्ट, सी प्रिवी काउंसिल या डी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इससे क्या हुआ है, परिषद का विस्तार और पृथक्करण, गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार व पृथक्करण में सुधार किया गया है। इस एक्ट ने किस प्रणाली की शुरुआत की गई है, ए संघीय प्रणाली, बी प्रतियोगी परीक्षा यानी कि आईसीएस, सी पंचायत व्यवस्था या डी भूमि सुधार। तो हम देखते बी सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई है। परिषद के नए सदस्यों को क्या कहा गया, ए प्रशासक, बी विधायी सदस्य, सी अतिरिक्त सदस्य या डी न्यायिक सदस्य। तो इसका आंसर है फ्रेंड सी, इन्हें अतिरिक्त सदस्य कहा गया। 1853 एक्ट ने किस निकाय का कार्यकाल अस्थायी न रहकर स्थायी बनाया, ऑप्शन है, ए गवर्नर जनरल, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी परिषद या डी सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर है फ्रेंड बी, कंपनी का शासन अधिकार समीक्षा योग्य बनाया गया। इस एक्ट ने कौन सा महत्वपूर्ण विभाजन किया, ए सैन्य व वित्त, बी विधायी व कार्यकारी, सी केंद्र व राज्य या डी न्यायिक व राजस्व। इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, परिषद को विधायी व कार्यकारी भागों में बांटा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, किस परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवक चुने जाने लगे, ए यूपीएससी, बी आईसीएस, सी आईएएस या डी पीसीएस। तो इसका आंसर है फ्रेंड इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा। ओके, इस एक्ट के कारण भारत में किस विचार की शुरुआत मानी जाती है, ए संविधानवाद, बी प्रतिनिधिवाद, सी सत्ता का विकेंद्रीकरण या डी प्रतिस्पर्धात्मक प्रशासन। पता है दोस्तों क्या है, उत्तर है डी, योग्यता अनुसार नियुक्ति की अवधारणा। नवा क्वेश्चन है, 1853 के एक्ट में भारत के लिए पहली बार क्या प्रयास किया गया, ए द्विसदनीय विधायिका, बी चुनाव का आरंभ, सी आधुनिक प्रशासनिक ढांचा या डी शिक्षा नीति। तो इसका आंसर है फ्रेंड आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की नींव डाली गई है। ओके, तो 10वां क्वेश्चन है, इस एक्ट ने आगे आने वाले किस प्रमुख कानून का मार्ग प्रशस्त किया है, ए 1858 का भारत शासन अधिनियम, बी 1861 का भारतीय परिषद एक्ट, सी 1892 का एक्ट या डी 1909 का सुधार एक्ट।
ये देखो दोस्तों, यूपीएससी क्या करता है कि थोड़े थोड़े ऐसे शब्द घुमा देगा और हम कंफ्यूज में हो जाएंगे। इसलिए जब भी कोई भी स्टडी करो तुम, वो क्लियर कट ही होना चाहिए। मीन्स जो आपको पता है ना, वो 100% श्योर ही होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर है ए, 1858 के शासन अधिनियम के लिए मार्ग प्रशस्त किया। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यदि आपको लगता है कि बाबा इसमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए, या कुछ ऐड करना चाहिए, या कुछ रिमूव करना चाहिए, या टीचिंग मेथड में कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप सुझाव दे सकते हैं। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।